हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, अपन रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं RUHS एंट्रेंस पैरामेडिकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उस पर। और लगभग अपन ने जो 4 साल के हैं प्रीवियस ईयर वो पेपर अपन ने सोल्व कर लिए। आज अपन देख रहे हैं 2021 का पेपर। आज अपन देखते हैं इसमें 2020 का जो पेपर है वो बेटा इसमें नहीं लगा था। RUHS जो है वो कंडक्ट नहीं करवा पाई थी कोविड की वजह से, क्योंकि पूरा साल कोविड के अंदर निकला था। इस वजह से ये पेपर जो हुआ था 2021 में ही हुआ था। तो आज इस वीडियो पर अपन ये पूरा का पूरा जो पेपर है 2021 ये डिस्कस करते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चनों पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियोज अपन लाए एंड जो RUHS एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम थे प्रीवियस ईयर के वो पूरे अपन ने सोल्व कर लिए हैं। लगभग ये 5th पेपर अपने पास में है। तो आपने बहुत डीपली इनको पढ़ा होगा, बहुत डीपली आपने इनकी स्टडी करी होगी। तो अब जिस टाइम आप एग्जाम दोगे तो उसके टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपने ये भी सीख लिया होगा यहाँ पर कि जो पेपर अपने को अटेम्प्ट करना है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेन जरूरी चीज़ जो होती है वो होती है पेपर अटेम्प्ट करना। आपको पता है आपका जो पेपर होने वाला है वो CBT बेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो उसमें आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो और आज मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता भी दूंगा आपको कि कैसे अपन जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपन निकालते हैं। तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ये एरर का क्वेश्चन है, लगातार 3 साल से आ रहे हैं। आप यदि पेपर देख रहे हो तो आपको पता भी लग गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है तीसरे पेपर में रिपीट हो रहा है। तो देखिए, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज में जो परसेंटेज एरर है और करंट में जो परसेंटेज एरर है वो इन्होंने दिया हुआ है। 5% दी हुई है और 3% दी हुई है बेटा। देखिए रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एरर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर होने वाली मैक्सिमम एरर कितनी आएगी, ठीक है। तो अपने को पता है R बराबर क्या होता है V/I बेटा, ओम्स के लॉ से। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें डेल्टा R के अंदर परसेंटेज एरर तो वो अपने पास में आएगा del V/V प्लस del I/I मल्टीप्लाई बाई 100। आपको पता है कि जो परसेंटेज एरर अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, U, ठीक है। यानी फ्रैक्शनल जो एरर होती है उससे अपन बस उसको यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में परसेंटेज एरर आती है। तो देखिए कितना आएगा, इसमें परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 5% प्लस 3%, तो क्या आ जाएगा 8%। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 8%। देखिए सी इज राइट आंसर बेटा। और RUHS ने भी मेंशन सी ही कर रखा है। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। देखिए इफ V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। ये कि वायर है, ठीक है, उस पर V पोटेंशियल लगा हुआ है। विच करंट I, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो I हो रही है, फ्लोइंग। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ VI आपको पता होना चाहिए। देखो इससे पहले वाला जो पेपर मैंने सोल्व करवाया था वहां पर CV² की डायमेंशन आई थी। यदि आपने ध्यान से वो वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि आपको ये देखना है कि किसके लिए सेट होती है। या तो आप C की वैल्यू रखो, V की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो और फिर उसकी डायमेंशन निकालो। या फिर आपको डायरेक्ट मैंने कंसेप्ट बताया था कि ये एनर्जी के बराबर होती है और उसका अपने फॉर्मूला देखा था। और फिर उससे अपन ने क्या देख लिया था, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ देखिए यहाँ पे भी सेम वही काम करिए। देखो VI, या तो आप सेपरेट V की और I की डायमेंशन रखो, इसकी डायमेंशन रखो, इसकी डायमेंशन रखो। या फिर आपको पता है P बराबर क्या होता है VI। जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है, प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो पावर का तो अपने को पता ही है कि पावर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है बेटा, M1L2T-3 होती है बेटा। देखिए दे रखा है क्या ऑप्शन में, M1L2T-3 फर्स्ट ही ऑप्शन है बेटा। तो A इज राइट आंसर बेटा। तो आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना होता है क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। तो उसी टाइम के अंदर अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हो तो बहुत डायरेक्ट से इसका जवाब आ सकता है, क्योंकि अपने को पता है VI क्या होती है, पावर होती है। और पावर बराबर क्या आता है M1L2T-3, इसकी डायमेंशन आती है, वही इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। देखिए A body moving in straight line covered half of its distance with speed 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये पूरी D है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। ये पूरी जो डिस्टेंस है वो D है, D डिस्टेंस ये है। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, देखिए कि हाफ ऑफ डिस्टेंस जो D/2 डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेवल करती है, ठीक है।
द अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस, ये जो बाकी की बच गई हाफ ऑफ डिस्टेंस, देखिए d/2, ये क्या हो जाए, कवर्ड ऑफ 2 इक्वल टाइम इंटरवल। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो कवर्ड कर रही है वो भी 2 भागों में डिवाइड करके कर रही है, t/2 और t/2 इसमें बेटा ये कर रही है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, देखिए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। एक बार यहां पर जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी बार जो उसकी स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। दूसरी बार जो इसकी स्पीड है वो कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड ये है। तो पूछा क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, ड्यूरिंग दिस मोशन, तो अपने को केवल यहां के लिए पूछा है, यहां के लिए पूछा है। जब हाफ ऑफ टाइम वो किससे चल रहे हैं साहब, जब हाफ ऑफ टाइम अपने किससे चल रहे हैं, वो 4 मीटर पर सेकेंड वेग और 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस दौरान उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या आएगी। तो आपको पता है यदि टाइम आधा दे रखा हो तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है v एवरेज, वो हमेशा ध्यान रखना क्या आती है, v1 + v2/2। ठीक है, यदि आधे समय के अंदर यदि कोई पार्टिकल v1 स्पीड से चलता है और आधे समय v2 चाल से चलता है तो उसकी जो v एवरेज आती है वो कितनी आती है बेटा, v1। आधे डिस्टेंस की यदि अपन बात करें कि आधे डिस्टेंस v1 चाल से और आधे डिस्टेंस v2 चाल से चलते हैं तो उस टाइम जो v एवरेज आता है बेटा वो आता है 2v1 v2/v1 + v2। तो अपने पास में जो ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ये देखो ड्यूरिंग द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि हाफ ऑफ टाइम जब चल रहा है तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए v एवरेज क्या आ जाएगा, 5 + 4 5 + 4/2, तो कितना आ जाएगा v एवरेज बेटा, 9/2 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज सेकंड आ जाएगी बेटा इसकी। पूरे की यदि निकाले तो ये वाला एक काउंट कर लेना और ये इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देना, तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। पूरी मोशन के अंदर यदि पूछे, देखो मैं दोनों ही चीजें निकाल देता हूं बेटा, तो यहाँ पर जो अपने आंसर आ जाएगा वो तो आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यदि यहाँ पर पूरे मोशन की यदि अपन बात करें कि पूरी के अंदर जो वेलोसिटी आएगी तो क्या आएगी, तो देखो अपने पास में एक 4.5 हो गया और दूसरा अपने पास में हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या आ जाएगा, v एवरेज पूरी गति के दौरान यदि अपन बात करें तो 4.5 3/4.5 + 3, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 4.5/7.5, तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 × 5 = 75 और ये कितना आ जाएगा 15 × 3 = 45, देखिए 18/5 कितना आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा। तो पूरे की यदि अपन बात करें कि पूरी गति के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 3.6 मीटर पर सेकेंड। जबकि यदि इस टाइम की यदि बात करें कि हाफ ऑफ टाइम यदि ये चलती है तो उस टाइम जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 4.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। देखिए साहब, ठीक है, यदि पूरी गति के दौरान होता तो कितना आ जाता, 3.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए ये बेटा, ये ग्राउंड से एक पॉइंट है जिसकी हाइट है 25 मीटर बेटा। ठीक है, यहां से एक पार्टिकल है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ये कितनी वेलोसिटी से, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है बेटा। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल द बॉडी टेक टू हिट द ग्राउंड, ये वापस पार्टिकल लौट के कितने समय बाद में यहां आ जाएगा, ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हाइट निकालोगे, यहां से यहां तक कितनी दूरी तक जाएगा यदि v वेलोसिटी से अपन फेंके। तो आपको पता है जो हाइट आती है h बराबर वो क्या आता है, u²/2g। u² कितना है 20 22 × 10, g की वैल्यू 10 लेनी है बेटा, दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 20 मीटर हाइट पे जाएगी बेटा। ये कहाँ जाएगी, 20 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस आ गई बेटा अपने पास में वो कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की ये 20 आ गई, ये 25 आ गई बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 45 मीटर आ जाएगी बेटा, 45 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं साहब, अपन टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने का। देखिए तो कितना आ जाएगा, t बराबर अपने को पता होता है 2h/g आता है। देखिए 2 × 45/g होता है 10।
कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा बेटा, और 90 आने के बाद देखो 5 और 5 9, और 9 का यदि टी आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड जो आया है वो कहाँ से कहाँ तक का टाइम आया है बेटा, या हाईएस्ट पोजीशन से लेकर लोएस्ट ग्राउंड तक, लेकिन बाकी ये भी तो टाइम काउंट होगा बेटा। यहाँ पर देखिए ये कौन काउंट करेगा बेटा, तो यहाँ के लिए टी क्या आ जाएगा, देखिए टी बराबर √2h कितना है बेटा 20 मीटर अपॉन जी कितना आ जाएगा बेटा 10, ये देखो जी सॉरी यहाँ पर जो जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो पूरा टाइम कितना लगा बेटा बॉल को हिट करने में, बॉल यहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए बॉल यहां से स्टार्ट होती है, यहां जाके यहां आने में देखो यहां से यहां तक जाने में लगा 2 सेकंड, और यहां से यहां तक आने में लगा 3 सेकंड। तो जो टोटल टाइम अपने पास में आ गया वो कितना आ जाएगा बेटा 5 सेकंड। देखिए 5 सेकंड दे रखा है क्या ऑप्शन, यस। तो बी इज राइट आंसर बेटा, बी इज राइट आंसर, चेक कर लीजिए यहाँ पर नीचे आपके आंसर भी दिए हुए हैं। तो बी इज राइट आंसर बेटा, टी बराबर 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, ये पेपर आप ध्यान से देखते रहिए बेटा, बहुत सारे कंसेप्ट इनसे मिलते जुलते ही आएंगे एग्जाम के अंदर, तो अब टेंशन नहीं ले बिना मतलब की। अब जो पेपर का तरीका है सोल्व करने का वो आप देखते रहिए कि जो मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पर वो मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये रहता है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसका डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाने के बाद में उसमें जो डेटा दे रखे हैं उनको मेंशन करता हूँ, और उसके बाद में अपन आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यही काम आपको करना है बेटा, जब भी आप पेपर दो सबसे पहले ये देखिए गिवन वैल्यू क्या है, अननोन वैल्यू क्या है, और उसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, उसके बाद में आप जो अननोन चीजें वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेन ए मूव्स ईस्टवर्ड, ठीक है कि नहीं, एक ट्रेन है वो ईस्टवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है, विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए एंड ट्रेन बी मूव्स वेस्टवर्ड, ये ट्रेन ए के बारे में बात है, दूसरी ट्रेन बी ये कितनी स्पीड से जा रही है, देखिए विथ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ द रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ट्रेन ए की ट्रेन बी के सापेक्ष अपने को वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए वी ट्रेन क्या आ जाएगा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या आ जाएगा वी ए प्लस वी बी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना बेटा, यदि डायरेक्शन यदि अपोजिट है वेलोसिटी की तो हमेशा वो ऐड होती है, हमेशा वो क्या होती है ऐड होती है, और यदि डायरेक्शन सेम हो, यदि डायरेक्शन यदि सेम हो तो वो हमेशा बेटा क्या होती है ए बी, वो आती है बी माइनस ए, तो वो हमेशा डिफरेंस के बराबर होगी, और यदि अपोजिट यदि मोशन हो रही है तो वो ऐड के बराबर होगी। तो देखिए कितनी है 15 + 25 क्या आ जाएगा वी ए बी बराबर बेटा 40 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए बेटा 40 मीटर पर सेकेंड, ये ए इज राइट आंसर बेटा। देखिए यहाँ पर हाँ ये आरयूएचएस ने आंसर दिया हुआ है, ये ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन में हमेशा ध्यान रखनी है, यदि सेम ही डायरेक्शन में यदि गति हो रही है तो आपको माइनस करना है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो आपको जोड़ना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द बी, आपको बी की वैल्यू यदि निकालनी, ए बराबर आपको दिया हुआ है बेटा, देखिए क्या दिया हुआ है ए के प्लस जे के प्लस 2 के केप। ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है वेक्टर बराबर, देखिए बेटा 2i केप प्लस 4j केप माइनस बी के केप बेटा। देखिए आर परपेंडिकुलर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आता है बेटा ए बी कोस थीटा। थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री दिया हुआ बेटा, आप खुद भी ले सकते हो, यहाँ पर ए क्रॉस बी वाले से भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे को इससे आसान लगता है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या जाएगा बेटा कोस 90 0, तो ये क्या जाएगा बेटा पूरा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा ए डॉट बी 0 के बराबर आ जाएगा। कर लीजिए ए डॉट बी, देखिए इन दोनों को करिए आप, क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये देखो +2 और क्या है -b, तो क्या आ जाएगा -2b बराबर किसके आ जाएगा 0। तो इसको b को इधर ले जाइए, कितना आ जाएगा 6 बराबर 2b, b बराबर क्या आ जाएगा 6/2, तो 3। तो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 3 आएगी, देखिए 3। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा b राइट आंसर आएगा, और आंसर मैच कर लीजिए साथ में, ये
ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए बहुत आराम से पढ़ना है क्वेश्चन, और जो दे रखा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ही सोल्व होता जाएगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा उसमें। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इफ द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर, आपको पता है आर मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा बराबर कितना डिग्री होता है बेटा, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तब आर मैक्सिमम होता है, ठीक है। देन द मैक्सिमम हाइट अटेन, ठीक है अग्नि, मैक्सिमम रेंज पूछी इसने, आर दे रखा है, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, तो इस दौरान जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो क्या आएगी, तो अपने को पता है अपने पास में थीटा आ गया और एच अपने पास में वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, ये अपने पास में होता है हाइट, तो वैल्यू पुटअप करते जाइए बेटा, यू स्क्वायर, यहाँ पर जो आर मैक्स होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन z, इसके बराबर होता है बेटा आर मैक्स, तो देखिए आप यू स्क्वायर आ जाएगा साइन 45 डिग्री आ जाएगा बेटा, यहाँ नीचे 2g का एज इट इज आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए इसको, यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो अपॉन 2z, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2z, ये यू स्क्वायर अपॉन जी की यदि अपन बात करें तो ये क्या आता है बेटा r, तो ये क्या आ जाएगा r/4, इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट जाएगी एच मैक्स, यहाँ पर जो एच मैक्स जाएगी वो किसके बराबर जाएगी बेटा, r/4 के बराबर जाएगी। देखिए बेटा r/4, तो राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, सी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर अपन थीटा फाइंड आउट कर ली और r मैक्स होता है वो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होता है, और यहाँ पर अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी, तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, r/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए बेटा 8 नंबर क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की जो वॉच लेंथ है, 1 सेंटीमीटर लेंथ की एक वो नीडल है, उसके लिए इन्होंने क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, ठीक है बेटा। तो देखिए किसके लिए पूछा है, सेकंड की सुई के लिए पूछा है, तो एक आपको पता है सेकंड की सुई क्या होती है साहब, एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है साहब, देखिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा वो किसके बराबर आएगा साहब, देखो एक रिलेशन मैं बता देता हूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा, 1/t होती है, ये हमेशा चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है कि नहीं। तो आप देखिए एक पूरी वॉच के अंदर जो सेकंड की सुई है, नीडल है, वो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल बनाती है बेटा, तो पूरा एक चक्कर में कितना एंगल बनाती है बेटा, 360 डिग्री। इसको यदि रेडियन में दिखाए तो वो कितना बनेगा बेटा, 2π, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना साहब, इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, देखिए बेटा 2π अपॉन, क्योंकि एक पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगी, देखिए कितना आ जाएगा, π/30 मीटर पर सेकंड, ठीक है कि नहीं। तो क्या सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, तो देखिए कितना आ जाएगा, π/30 डी। देखिए बेटा जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, π/30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आप ये देखिए कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, सॉरी कितना एंगल बनता है, और एंगल लगाने के बाद में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 60 सेकंड। तो 60 सेकंड से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, तो अपने पास में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, π/30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए बेटा। देखिए क्या है, ए बुलेट हिट्स ए ब्लॉक रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, और उस पर क्या होती है, एक बुलेट आती है, एक बुलेट आती है और वो बुलेट आके इस पर टकराती है, ठीक है कि नहीं, एंड गैस एम्बेडेड, और इसके अंदर धंस जाती है, और क्या होती है बेटा, इसके अंदर धंस जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज कंजर्व, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एनर्जी लॉस तो हमेशा होगा, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा बेटा। तो एनर्जी तो कंजर्व होने से रही, बचा क्या, मोमेंटम, तो हमेशा क्या कंजर्व रहेगा बेटा, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखिए क्योंकि ये जो टक्कर हो रही है वो कैसे हो रही है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रही है बेटा, परफेक्टली बेटा इन इलास्टिक कोलिजन ये हो रही है। तो आपको पता है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होता है तो उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ओनली मोमेंटम आंसर आ जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ए इज राइट आंसर बेटा। मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मैच कर लीजिए आंसर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए
देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, ए प्लेयर किक्स फुटबॉल ऑफ मास, जो मास है फुटबॉल का वो क्या दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। एंड द फुटबॉल बिगिंस मूव विद वेलोसिटी, जो वेलोसिटी दे रखी है फुटबॉल की वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड बेटा। देखिए इफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द फुटबॉल एंड लेग वन टी जो दे रखा है वो दे रखा है 1/50 सेकेंड। किक मारा, वो किक मारने के बाद में जो टिक, आपको पता है जब भी बॉल के टिक लगता है तो वो बहुत कम टाइम के लिए संपर्क में आती है फुट की। तो देखिए आप यहाँ पर ये दे रखा है देन द फोर्स एक्टेड ऑन द फुटबॉल। देखिए आपको क्या निकालना है, फोर्स। आपको पता है इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो किससे आता है बेटा, आप चलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरफ। वो क्या बोलता है, F बराबर mdv/dt बेटा, या अपन बात करें डायरेक्ट उस पर तो वो आता है dp/dt बेटा। जो सेकंड लॉ होता है वो क्या आता है dp/dt। यहाँ पर मैंने mv की वैल्यू रख दी बेटा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए क्या आता है, मास दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5, वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/50 सेकेंड, ठीक है। देख लीजिए, कर लीजिए कैलकुलेट, क्या आएगा बेटा, ये इसको हटा दीजिए यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा 55 250 न्यूटन, 250 न्यूटन आ जाएगा बेटा इसका आंसर। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, आप उसकी वैल्यू पुटअप करिए और ये आंसर निकाल लीजिए। तो 250 न्यूटन देखिए दे रखा है क्या, यस 250 न्यूटन। देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, तो जो राइट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा सी। देखिए मैच कर लीजिए सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का ऑन बॉडी डिस्प्लेस थ्रू 10 मीटर। देखिए ये एक बॉडी है, ठीक है नहीं, उस पर क्या लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर देती है। कितना डिस्प्लेस कर देती है बेटा 10 मीटर डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो 10 मीटर डिस्प्लेस करने के बाद में इस दौरान जो किया गया कार्य रहता है, इस दौरान जो किया गया कार्य है बेटा वो कितना रहता है 25 जूल, ठीक है। तो देन एंगल फोर्स एक्टिंग विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के सापेक्ष जो एंगल रहेगा वो क्या आता है, तो आपको पता है किया गया जो कार्य रहता है वो रहता है एफ डी बेटा कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों क्या होता है साहब, जो वर्क होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये फोर्स और डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है बेटा। तो ये कितना है 25, फोर्स कितना है बेटा देखिए 5, डी कितनी है बेटा 10, कोस थीटा, थीटा अपने को निकालना है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 25, देखिए 5 5 दूनी 10, 1/2 बराबर कोस थीटा। आपको पता है कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री हो बेटा। तो यहाँ पर जो थीटा आ जाएगा वो कितनी आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए बेटा चेक कर लीजिए ऑप्शन साथ में डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा मोशन के डायरेक्शन में वो कितना आएगा बेटा 60 डिग्री को आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया बेटा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमेशा आता है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है ये, 2 बॉडीज हैविंग देयर मासेज रेशियो, 2 बॉडी है उनके मास का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:1 का, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये 4 है ये 1 है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, आपको क्या निकालना है साहब सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटा। क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास, वो कैसे निकलता है आपको पता है VCM, मैं हर वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है और उसके अंदर मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर VCM आएगा, वो क्या आएगा m1 v1, यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए बेटा। देखिए m1 कितना है 4 × v माइनस 1 × v अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। देख लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/5v, 4 में से एक गया बेटा 3, और ये कितना आ जाएगा 5। देखिए बेटा कौन सा आ रहा है 3/5v, ऑप्शन नंबर बी बेटा। देखिए बी इज राइट आंसर बेटा। तो यहाँ पर देखिए चेक कर लीजिए आप, बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज लेना है। यदि अलग अलग डायरेक्शन में यदि चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है। यदि एक ही दिशा में यदि चले, ये भी इधर ही चले और ये भी इधर ही चले, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इससे निकलेगा बेटा, यहाँ पर प्लस ऐड कर देना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इफ द लीनियर मोमेंट ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज 50%, ठीक है कि नहीं। यदि मैं क्या मानता हूं साहब, P1 जो है वो कितना है, P है, तो अब P2 कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, देखिए P2 कितना हो जाएगा अपने पास में, P प्लस 50/100 P, ये आएगा कि नहीं बेटा। तो ये P2 अपने पास में क्या आ जाएगा, 1.5 P आ जाएगा बेटा, ठीक है। पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी इंक्रीज होगी बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए साहब अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा, कितनी इंक्रीज होगी वो क्या आएगा बेटा, K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन K इनिशियल इंटू 100, यदि अपने को परसेंटेज में निकालना है तो देखिए, तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है बेटा, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बेटा 1/2 mv², m दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे और डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए बेटा m² v² अपॉन 2m, ये क्या आएगा p²। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आएगी बेटा, p² की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, देखिए K फाइनल कितनी आ जाएगी, P2 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2.25 P माइनस कितना आ जाएगा बेटा P अपॉन P मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 1.25 अपॉन P मल्टीप्लाई 100, P से P कट जाएगा तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा बेटा 125%। तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी बेटा 125%, देख लीजिए बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, C, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो पहले जो चीजें आपको दी गई है उनके साथ में कैलकुलेट कर लीजिए और लास्ट में क्या कर दीजिए, उनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर p² कर लीजिए बेटा, क्योंकि अपन ने रिलेशन देखा है, ये रिलेशन आता है बेटा p² का, तो p² से p² कट जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट में फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 125% बढ़ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट इन इलिप्टिकल, आपको पता है इलिप्टिकल यूं होती है बेटा, ना सर्कुलर होती है ना पूरी तरीके से चिपटी हुई होती है, ठीक है कि नहीं। ये तो देखिए इसमें दो डिस्टेंस आ जाती है, एक ये आ जाती है और एक ये आ जाती है, ठीक है। देखिए क्या है, इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, इसकी आर मैक्स देखिए बेटा कितनी आ जाएगी, आर मैक्स कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और आर मिनिमम जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखिए बेटा वो दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। बड़े आराम से देखते जाइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। आगे क्या दे रहा था रेस्पेक्टिवली, ये अपने पास में अपन ने दोनों नोट कर लिया। अगला चलते हैं, इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट द फारटेस्ट पॉइंट, ठीक है कि नहीं, जो फारटेस्ट मतलब जो दूर जो पॉइंट है उसके लिए दे रखी है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना जो वेलोसिटी आती है वो कम आती है बेटा, ठीक है कि नहीं। जितना पार्टिकल दूर से निकलता है उतनी क्या होती है उसकी वेलोसिटी कम, तो इसका मतलब v मिनिमम अपने को दे रखा है 5 × 10⁻7 दे रखा है। देन इस स्पीड द नियरेस्ट पॉइंट, तो ये क्या आएगी बेटा v मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो यदि अपन बात करें केपलर के नियम के हिसाब से, तो जो केपलर का नियम है वो क्या बोलता है साहब, आर मैक्स आर मिनिमम बराबर क्या आता है, v मिनिमम आर मैक्स, ठीक है। इससे वैल्यू पुटअप कर लीजिए, आपको क्या निकालना है बेटा, v मैक्स निकालना है, तो v मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखिए बराबर इंटू आर मिनिमम कितना दे रखा है बेटा 0.5 इंटू 10⁻⁷। बात करें आर मिनिमम कितनी दे रखी है बेटा, देखिए यहाँ पर v मिनिमम सॉरी ये कितना दे रखा है 5 × 10⁻7, और आर मैक्स कितना दे रखा है बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। जो कट पिट रहा है काट पीट दो बेटा, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट चल जाएगा, 5 से 5 चढ़ जाएगा बेटा, तो ये कट जाएगा। तो लास्ट में जो बचेगा आपके पास में कितना बचेगा बेटा, v मैक्स बचेगा 15 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए बेटा ऑप्शन पॉइंटों में दे रखा है बेटा, इसमें तो एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, इसमें 10 का भाग लगा दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 10⁻8 हो जाएगी और ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बेटा। देखिए यहाँ पर मिनिमम पर यहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये क्या आ जाएगा आर मिनिमम, ये आ जाएगा बेटा आर मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर मार्कर का थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ, देखिए
तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो मी मैक्सिमम आएगी बेटा, और यहाँ पर भी मिनिमम आएगी। बस यही होता है केपलर के नियम के हिसाब से, ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर चेक कर लीजिए, ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है कि नहीं, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, टी दे रखा है, यदि उसकी रेडियस कितनी हो, आर हो। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, देखिए ये यदि रेडियस आर है, ये रेडियस यदि आर है तो इसका टाइम पीरियड टी है। अब यदि इसको 3 गुना कर दिया जाए, यदि रेडियस को कितना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या पूछा है, टाइम पीरियड क्या आएगा बेटा। तो इनका एक डायरेक्ट रिलेशन आपको ध्यान रखना, वो क्या होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर प्लस एच का 3/2 बेटा, ये आता है। ठीक है कि नहीं, आर पहले जो रेडियस थी वो और कितनी बढ़ा दी गई है वो, ठीक है कि नहीं, यहाँ कितनी है आर और यहाँ कितनी है 3r। तो देखिए T2, इसको मैं T2 मान रहा हूँ बेटा, इसको मैं मान रहा हूँ T1, और T1 किसके बराबर है, T के बराबर। देखिए T2/T1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, R + 3r का 3/2/r का बेटा 3/2। ठीक है, देखिए बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर T1 बराबर T मान ही रखा है अपन ने, देखिए तो T2 T मान रखा है, ये कितना आ जाएगा, 4r का 3/2/r का 3/2। r से r तो कट जाएगा बेटा 3/2 से, बच क्या गया, T2 बराबर, देखो 4 का यदि मैं क्या करूं बेटा, 4 को ऐसे भी लिख सकता हूं, और 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, और कितना आ जाएगा t, तो T2 कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 3 बार निकलो 2 को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, T2 बराबर 8t। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा बेटा कि कितनी बढ़ाई गई है रेडियस, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ पर बढ़ाई कितनी गई, पहले r थी, यहाँ पर कितनी बढ़ाई गई है 3r, तो वो अपन ने मेंशन कर दी यहाँ पर। ठीक है, ये सरफेस के लिए होता है बेटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो पहले कितनी थी r, अब बढ़ाई कितनी बेटा 3r और बढ़ा दी तो कितनी हो गई टोटल 4r। ठीक है, तो वहां से अपन ने निकाल के इस फॉर्मूले में सेट कर दी वैल्यू, और अपने पास में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 8t। देखिए बेटा बी इज राइट आंसर बेटा, देखिए 8t, और आंसर चेक भी कर लीजिए बी। ठीक है, तो हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि जब भी यदि ऐसे दे दिया जाए कि सरफेस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है r + h। ठीक है, r कितनी, r हमेशा इस रेडियस के बराबर होती है, जबकि अपन बात करें s तो कितनी बढ़ा दी गई है, यहाँ पर कितनी बढ़ा दी गई है, 3 बढ़ा दी, इसकी वजह से कितनी हो गई है, 4 हो गई बेटा। ठीक है कि नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए क्या बोला है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी। एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है टी। इफ द मास ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड, यदि मास को डबल कर दिया जाए, आपको पता है इसकी लंबाई यदि l है, ठीक है कि नहीं, तो अपने पास और इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है mg, तो इसके लिए जो t आता है वो कितना आता है बेटा, t बराबर 2π√L/g। इसका मतलब जो टाइम पीरियड हो गया वो किस पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, क्या एम पे डिपेंड करता है, क्या एम पे डिपेंड नहीं करता है। तो एम पे डिपेंड नहीं करता तो आप मास से 2 गुना करिए, 4 गुना करिए, चाहे 10 गुना करिए, जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, टी ही आएगा। देखिए तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, टी। तो देखिए चेक कर लीजिए, डी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड। जो बल्क मॉड्यूलस है कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो ध्यान रखना किसके बराबर होता है, हमेशा कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है। और वो कितना होता है, देखिए जो C होता है वो होता है 1/k के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है कि नहीं, ये तीनों अलग अलग कहानी, रिजिडिटी, विस्कोसिटी और पॉइसन रेशियो, तीनों अलग अलग के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो अपने पास में बचा क्या, कंप्रेसिबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना बल्क मॉड्यूलस का जो रिवर्सेबल होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
आ जाइए बेटा, देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको क्या करनी है साहब, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो कांस्टेंट प्रेशर डायटोमिक। गैस कौन सी है, डायटोमिक। आपको पता है मेज रिलेशन, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी ये मेंशन किया है कि जो मेज रिलेशन होता है वो Cp माइनस Cv बराबर R होता है। तो Cp बराबर क्या आता है, R प्लस Cv। आपको पता है जो Cv आता है वो क्या आता है, F/2R। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा, ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये डायटोमिक के लिए कितनी होती है बेटा, 5। तो यहाँ पर Cv कितना आ जाएगा, 5/2R। वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, Cp फाइंड आउट कर लीजिए, 5/2R। तो Cp बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 7/2R। देखिए बेटा 7/2R, यस। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7/2R। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट बेटा। देखिए चेक कर लीजिए ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, देखिए टू स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल के बने हुए हैं दो मटेरियल, बट रेडियस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर ड्रॉप्ड 1/1 इन द सेम विस्कस फ्लूइड। एक फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी सेम है, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी क्या है, सेम है बेटा। यहां पर विस्कोसिटी सेम है बेटा, तो क्या आ जाएगा, देखिए पूछा क्या है, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। एक जो बबल है उसकी रेडियस R है और दूसरे की कितनी है, R बराबर 1 सेंटीमीटर है और दूसरे की है 2 सेंटीमीटर है। तो थर्मल वेलोसिटी पूछिए रेस्पेक्टिवली, तो हमेशा ध्यान रखना V थर्मल जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए 1/1 के गज है तो अपन क्या आएगा, V1/V2 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। देखिए V1/V2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। तो V1/V2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1/4 इन द रेशियो 1/4। बेटा 4/1 भी दे रखा है, लेकिन ये रिलेशन ध्यान रखना है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो आंसर क्या आ जाता है बेटा, 4। यहाँ पर क्या आएगा, 3rd, क्योंकि क्या दे रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है। मैच कर लीजिए सी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, मैक्सिमम हो, इसकी वजह से क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए बेटा। जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि आपको पता है जो कंडक्टिविटी होती है C वो रेसिप्रोकल होती है 1/R के, ठीक है कि नहीं, 1/रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसके लिए रो कम होगा उसकी कंडक्टिविटी देखिए क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रो होता है मटेरियल प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी जो किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सिल्वर की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, सिल्वर की। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी। देखिए चलते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेशल केस। जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस ये इंक्लूड होती है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ए इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑल द 3 थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स एग्जाम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन चेंज। इनमें से कौन सा है जिनके अंदर ये सारी चीजें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑल द 3 वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम एंड, जिनमें तीनों ही चीजें चेंज होती है। देखो आइसोथर्मल में क्या होता है, T कांस्टेंट होता है बेटा, आइसोथर्मल में T कांस्टेंट होता है। आइसोबार में बेटा P कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में बेटा V कांस्टेंट होता है। तो तीनों P, V और T तीनों ही वेरिएबल किस में होते हैं बेटा, केवल और केवल एडिएप्टिक में होते हैं बेटा। किस में होते हैं, एडिएप्टिक। देखिए तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, एडिएप्टिक। देखिए चेक कर लीजिए सी, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एडिएप्टिक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए बेटा क्या आ जाएगा, हाउ मच शुड द प्रेशर, देखिए हाउ मच शुड द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 10% ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है नहीं। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या पूछा है इन्होंने, आइडियल गैस के लिए। आपको पता है आइडियल गैस क्या होती है, PV बराबर nRT, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गई तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया
P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बेटा 1/V के। तो जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, क्या पूछा, हाउ मच शुड बी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय 10%। देखिए इसमें मान के चलो अपन P1 मान लेते हैं P, P2 अपने को फाइंड आउट करना है कब, V1 मान लेते हैं V, जब V1 कितना V2 कितना कर दिया जाए 10% डिक्रीज कर दिया जाए। 10% डिक्रीज का मतलब कितना हो गया बेटा 10/100V। देखिए V2 कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देख लीजिए इसमें 1.1, तो कितना आ जाएगा ये 0.99 आ जाएगा बेटा। देखिए कितना आ जाएगा ये 0.1, तो आप 10 में से क्या कर दीजिए 0.1 माइनस कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा देखिए 9.9 आ जाएगा बेटा। देखिए V2 अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, तो V2 अपने पास में 9.9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा V। ठीक है कि नहीं, 9.9V। तो अपने पास में रिलेशन क्या होता है P2 बराबर P1 V1 अपॉन V2। देख लीजिए क्या आ जाएगा, P1 कितना है बेटा P, V2 कितना है बेटा, सॉरी V1 कितना है V2 कितना है बेटा 9.9V। तो इन दोनों को करोगे आप तो जो P2 आ जाएगा P2 अपॉन P1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/9.9। देखिए बेटा यहाँ पर जो P2 आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, देखिए P2 बराबर 1/9.9V। आप इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए आप और पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, फिर 00 लगा दीजिए, एक बार जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा 1.11। ठीक है, 11.11% क्या हो जाएगी साहब, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 9 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 11.11%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 24 की तरफ आ जाइए बेटा। देखिए द एनर्जी इमिटेड पर सेकंड बाय द ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर, ये दे रखा है ब्लैक बॉडी है, हमेशा बेटा केल्विन में लेना होता है। ठीक है, तो T1 बराबर क्या आ जाएगा 1227 प्लस 273 कितना आ जाएगा बेटा, देखिए ऐड कर लीजिए 300 1500 आ जाएगा। तो T1 कितना आया बेटा 1500 केल्विन। आगे देखिए इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज, यदि जो T2 है उसका कितना कर दिया जाए बेटा 2727, आपको पता है किस में लेना है बेटा केल्विन में लेना है, तो कितना आ जाएगा 3000 केल्विन बेटा। ठीक है, ये कर दिया जाए। द एनर्जी इमिटेड पर सेकंड ऑफ द ई, तो हमेशा ध्यान रखिए ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी इमिट होती है पर सेकंड वो T की चौथी घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। कितनी होती है वो T की चौथी घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो देखिए अपन क्या कर लेते हैं E2 अपॉन E1 बराबर क्या आ जाता है T2 अपॉन T1 की पावर 4। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, तो E1 कितना दे रखा है बेटा E2 अपने को फाइंड आउट करना है, E अपने को दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना हो गया बेटा 3000। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 1500 की घात 4, कितनी बार कर जाएगा बेटा 2 बार, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई 2 की पावर यदि 4 करोगे तो क्या आ जाएगा E बराबर कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 4 8 16। तो E2 क्या आ जाएगा बेटा 16E। देख लीजिए आंसर दे रखा है क्या, यस C। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा C। ठीक है कि नहीं, करेक्ट ऑप्शन भी क्या आएगा बेटा C। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए फेज डिफरेंस के लिए पूछा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। मैं बता देता हूँ SHM के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो A sin ओमेगा t के बराबर आता है, और यदि V की बात करें तो वो आता है A ओमेगा cos ओमेगा t। यदि बेटा आप रेगुलर यदि पेपर देख रहे हो, आपने यदि सारे पेपर यदि देखे हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि फेज डिफरेंस अपने को निकालने के लिए इन दोनों का जो फेज है वो क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, जो फॉर्मूला आना चाहिए वो सेम ही उसके अंदर इक्वेशन बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन है, यहाँ पर कोस है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आता है बेटा π/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर π/2 राइट आंसर बी आ रहा है। ठीक है, नहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज। देखिए और क्या बोल रहा है, स्फेरिकल सेल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, स्फेरिकल सेल का मतलब क्या आ गया, ये जो बाहर की सरफेस पे उस पर केवल पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, बाकी अंदर देखिए ये अंदर से खोखला रहता है स्फेरिकल सेल, ठीक है। और चार्ज क्यू, इस पर क्यू कितना चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, एंड रेडियस कितनी है इसकी, आर रेडियस है बेटा, ठीक है। एट द डिस्टेंस आर, देखिए ये एट द डिस्टेंस क्या दे रखी है, आर, फ्रॉम द सेंटर इज, देखो सेंटर से ये दे रखी है स्मॉल आर, यहाँ पे दे रखी है, और ये दे रखा है कैपिटल आर बेटा। देखिए ये कितनी है, स्मॉल आर, तो जो पॉइंट है ये आर वो कहाँ है, इनसाइड है बेटा, ठीक है कि नहीं, इनसाइड है। और पूछा क्या है बेटा अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होता है जहां पर चार्ज होता है। तो अंदर की तरफ यहाँ पर नो चार्ज, अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज का इसका मतलब क्या हो गया साहब, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा, जीरो, देखिए जीरो मेंशन कर देगा, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन 10 पिकोफैराड दे रखा है, कैपेसिटर कनेक्टेड हो 50 वोल्टेज बैटरी। देखिए ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 10 पिकोफैराड, ठीक है। इसको 50 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया, तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी, आपको पता है कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाफ CV² आती है। सी कितना है बेटा, 1/2 10 × 10⁻12, 1 पिकोफैराड बराबर होता है, 1 पिकोफैराड होता है 10⁻12 मीटर के बराबर। देखिए बेटा, तो क्या आ जाएगा, सॉरी पिको फैराड है तो फैराड ही आ जाएगा यहाँ पर। देखिए तो कितना आ जाएगा ये, और V 50 का होल स्क्वायर, देखिए कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻12 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 2500, ठीक है। ये 2 0 यहाँ शिफ्ट कर दो, 10 हो जाएगा, 125 × 10⁻10 आ जाएगा बेटा। और ये पॉइंटों के रूप में दे रखा है इन्होंने, तो 2 और बढ़ा दो यहाँ पर, तो यहाँ 2 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1.25 × 10⁻8 जूल, क्योंकि जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी बेटा, जूल में आएगी। देखिए 1.25 × 10⁻8 जूल, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा अपने, ए इज राइट आंसर बेटा। करते हैं बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन 28, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 0 0 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E बराबर -dV/dx होता है बेटा। ये 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, 0 है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल आएगा वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिखोगे, V2 - V1 बराबर 0, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, V1। देखिए बेटा इसका मतलब क्या हो गया साहब, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई बेटा। क्या हो गई ये, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखिए कौन सा आ रहा है, 0 थ्रू आउट, नहीं, वेरी नहीं, कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन है, 2021 का जो पेपर था बड़ा आसान सा पेपर था। देखिए आ जाइए बेटा, ए प्रोटॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मिलियन वोल्ट। देखिए अलग ही दे दिए इन्होंने, 1 मिलियन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 1 × 10�6 वोल्ट, ठीक है। देन द काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यदि आप पेपर नंबर 2018 का देखोगे तो उसके अंदर भी आया था बेटा, वहां पर पूछा था 2 के लिए, यहाँ पर पूछा है 1 मिलियन के लिए। तो क्या आता है बेटा काइनेटिक एनर्जी, E × वोल्ट। देखिए E 1.6 × 10⁻19, 1 × 10⁻6, मैच कर लीजिए बेटा, 1.6 × 10⁻13 जूल आ जाएगी बेटा। देखिए कहाँ है, 1.8, ये रहा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। वोल्टेज अपने को दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का अपने को चार्ज पता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर 1.6 × 10⁻13 जूल। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़े आसान से और इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए क्या दे रखा था, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 2 कैपेसिटर, जो कंबाइंड कैपेसिटी 2 कैपेसिटर के लिए वो 25 माइक्रोफैराड है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए 2 कैपेसिटर है, उनको यदि पैरेलल में अपन जोड़ते हैं, यूं अपन जोड़ते हैं, तो इसके लिए जो इक्विप C1 और C2, तो इसके लिए इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आता है C1 + C2 वो दे रखा है 25 बेटा। देखिए
कनेक्ट एंड 6 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्ट इनटू द सीरीज। यदि इन्हीं को अपन किस में जोड़ दे बेटा, सीरीज में, तो क्या आ जाएगा साहब, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसके बराबर आना चाहिए, 6 माइक्रोफैरड के। तो देखिए क्रॉस चेक करिए इनमें, तो क्या जाएगा C1 C2। फर्स्ट देखिए 15 गुना 10 अपॉन 15 प्लस 10, देखिए बेटा कितना आ जाएगा 150 अपॉन कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 1500, ये कितना आ जाएगा बेटा 150, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कट जाएगा 25 का 150, 6 माइक्रोफैरड आ गया। इसका मतलब दूसरा देख लीजिए, 15 और 20 को इसमें जोड़ के देखो, 15 प्लस 10 कितना आ जाएगा बेटा 25 माइक्रोफैरड। तो फर्स्ट ही आंसर है बेटा। सेट करने वाले ने बढ़िया सेट किया है, पहला ही ऑप्शन चेक करोगे तो सही निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आ जाइए बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक करंट दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.334 एम्पियर फ्लोइंग इन कॉपर वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है, वो दे रखा है ए, आपको दे रखा है 1 × 10⁻³ ठीक है कि नहीं, मीटर क्यूब ही आ जाएगा बेटा एरिया। देखिए इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 8.4 × 10⁻20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना बेटा, तो क्या आ जाएगा, इसमें 10 की घात 6 और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए बेटा आपको पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या आती है, NAE/VD आती है बेटा। ये आपको निकालनी है VD, तो आप क्या करो, I/NAE की जो वैल्यू है वो आप पुटअप कर दीजिए बेटा। देखिए तो कैसे पुटअप करोगे आप, यहाँ पर वैल्यू VD बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा 1.344 एम्पियर बेटा। N क्या आ जाएगा 8.4 × 10⁻12 × 10⁻⁻6। इसको किस में कर दो, मीटर क्यूब में। ये मीटर क्यूब में आपने चेंज कर ही रखा है, वो कितना दे रखा है 1 × 10⁻³ आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो सेंटीमीटर में दे रखा है बेटा। सबसे बढ़िया जो बात है वो क्या है, आप किसी को चेंज मत करो, केवल इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो बेटा इसको, और ये सेंटीमीटर में है इसी। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करिए आप एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर बेटा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो अपने पास में क्या आएगा, बी। कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, मेरी तरह मत कर देना। तो क्या करना, जाके फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना और आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आ जाइए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है अपने पास में, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरीज। जब कैपेसिटर है वो कनेक्ट हो रहा है एक बैटरी से जिसका EMF E है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डबल्ड, उसका यदि सेपरेशन क्या कर दिया जाए और प्लेट की जो डबल, ठीक है नहीं, सेपरेशन जो डबल कर, देन द व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको पता है बेटा कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है 1/2 वो कितनी होती है बेटा, CV² होती है बेटा, ठीक है कि नहीं। C की जगह पर देखो क्या बोल रखा है, पैरेलल प्लेट दे रखा है, तो क्या आता है ε0A/d ये देता है बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास में जो फॉर्मूला जाएगा वो क्या जाएगा E², यहाँ पर E कर लो चाहे तो, एनर्जी V कर लो, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड हो रखा है। जो एनर्जी स्टोर्ड हो रखी है वो देखिए कितनी दे रखी है, E बराबर ε0A, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, देखिए इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डबल्ड, कैपेसिटर है वो डबल ही यदि कर दे, देन व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, वो देखिए बेटा। आप सेपरेशन का मतलब हो गया बेटा, इन्होंने क्या किया है, जो डिस्टेंस है उसको क्या किया, डबल किया है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 1/d का रिलेशन आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, E2/E1 बराबर D1/D2, ठीक है। तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर E2/E1, ये E दे रखा है बेटा, D1 कितना है D, और डबल कितना करने से कितना हो गया D। तो देखिए तो यहाँ D से D कट जाएगा, तो E2 अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, E/2, देख लीजिए बेटा, ठीक है। E/2 C इज राइट आंसर बेटा, चेक कर लीजिए। ये देखो वापस रिपीट कर देता हूँ, ये पैरेलल प्लेट होती है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इनके अंदर जो C होता है वो होता है ε0A/d। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो ये होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 ε0A/dV², ठीक है। तो ये E के साथ में कैसे रिलेट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ पर ये अपन ने रिलेशन बना लिया, तो E2/D2 E1/D1, तो D ये, और यदि सेपरेशन यदि उसमें डबल कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए
बड़े आसान आसान से क्वेश्चन टिका रखे हैं आरयूएचएस वालों ने। देखो ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और स्मॉल किसके लिए होती है? देखिए बेटा पैरामैग्नेट के लिए होती है। ये तो बेटा एमटीआर कर लेना आप, इसको याद करना है तुम लोगों को, टिप रिवाइज करना है इसको, तो एमटीआर जरूर ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ससेप्टिबिलिटी किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, किसके लिए ज़्यादा होती है, किसके लिए कम होती है, ठीक है। तो ये इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी। डी इज राइट आंसर बेटा। एमटीआर है, याद करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन जो 34 है वो क्या बोलता है अपने को? देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? एल और रेडियस दे रखी है आर, ठीक है नहीं, जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 100 एम। जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे कि वैसे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। देखिए आर इन्होंने दे रखा है 100 ओम, एक वायर है जिसका प्रतिरोध तो कितना है? 100 ओम है। उसकी जो लंबाई वो एल है और उसके रेडियस क्या है? आर है, ठीक है। तो अपने को पता है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। देखिए इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, देखो यदि एल डैश है वो कर दी जाए 2l, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द वायर इज हाफ, इसकी जो रेडियस है आर डैश वो क्या कर दी जाए बेटा? हाफ कर दी जाए, ठीक है। तो देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या मान लेता हूं मैं? आर डैश मान लेता हूं, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो आर बराबर होता है वो क्या होता है बेटा? रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ए अपने को दे नहीं रखा, तो अपने को पता है किसी भी वायर के लिए जो ए होता है, देखिए ये कोई वायर है, यदि इसकी रेडियस यदि अपन आर माने, ये क्योंकि ये क्या होता है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बेटा, ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इसकी जो रेडियस आती है वो आर आती है, तो यहाँ पर जो ए आता है वो क्या आता है? पाई आर स्क्वायर आता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो आर का डायरेक्ट रिलेशन यदि अपन देखें तो वो क्या आ जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और आर स्क्वायर के। तो एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए अपने को निकालना क्या है? आर डैश निकालना, तो इसको ऊपर पुटअप कर लो और आर अपने को दे रखा है, ठीक है। देखिए अब क्या मानता हूं साहब मैं इसको? आर डैश के लिए तो देखो क्या आ जाएगा? एल डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई आर के लिए क्या आ जाएगा? देखो एल, ठीक है, और आर के लिए यहाँ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एल डैश की वैल्यू पुटअप कर दो और आर डैश की वैल्यू पुटअप कर दो। देखिए क्या आता है आंसर? आर डैश, आर अपने को दे रखा है 100 बराबर एल डैश कितना है? 2l, ठीक है। यहाँ पर आर डैश कितना दे रखा है बेटा अपने को? r/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर एल एल रह जाएगा और आर आर रह जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? आर डैश बराबर 100 बराबर कितना आ जाएगा? ये 2l इंटू आर अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, स्क्वायर होके जाएगा तो 4 आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एल, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? आर डैश बराबर देखो 4 इंटू 2 8 इंटू 100, तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 800। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा? 800। देखिए दे रखा है क्या? 800, ठीक है, मैच कर लीजिए आंसर ए। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? 800 ओम आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया? जो चीज गिवन थी वो अपन ने मेंशन कर लिया यहाँ पर, उसके बाद में जो चीज अननोन थी इनका रिलेशन आपस में अपन ने देख लिया, और रिलेशन देखने के बाद में अपन ने क्या किया? इनकी वैल्यू पुटअप कर दी। तो अपने पास में जो लास्ट में आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 800 ओम। तो राइट आंसर आएगा बेटा 800, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 35। देखिए बेटा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? ए वोल्टमीटर हैज ए रेंज 0 to V विथ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ R ओम, ठीक है कि नहीं। एक वोल्टमीटर है जो रेजिस्टेंस है R ओम उसके साथ में सीरीज में है, ठीक है, विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ टुवर्ड्स इट्स रेंज 0-1। देखिए एक तो पहला सर्किट तो ये है, दूसरा सर्किट ये है, तो इन्होंने क्या बोला है? ये जो V है, ठीक है, इसको V1 इन्होंने माना है और इसके साथ में क्या कर दिया? 2R रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है कि नहीं। देन तो इसमें से कौन सी चीज सही होगी? देखो एक के लिए जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 0 से V, और दूसरे की जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 0 से V1, ठीक है। तो अब अपने को क्या देखना है यहाँ पर कि इनके बीच में देखो रिलेशन दे रखा है, ये क्या दे रखे हैं? इनके बीच में रिलेशन दे रखे हैं कि इनके बीच में कौन सा सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन 2V, पहला क्या है? V1 इज ग्रेटर देन, तो ये वाला जो ग्रेटर देन है वो किससे है साहब?
2v से, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जो पहले वाला है उसका डबल और डबल के बाद में ये। तो यहाँ पर एक ध्यान से बात समझिए बेटा, इनके बीच में देखो जो रिलेशन होता है वो क्या आता है, जो r होता है। देखिए यहाँ पर देखिए अपने को इसके सिरों पर अपने को क्या निकालना है साहब, वोल्टेज अपने को निकालना है। इसके सिरों पर अपने को क्या निकालना है, वोल्टेज अपने को निकालना। तो देखिए जो वोल्टेज होता है वो क्या आता है, V बराबर आई आर। V बराबर क्या आता है, आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या जाएगा, इसमें मान लो I करंट मान लेता हूँ, इसमें भी मैं क्या मान लेता हूँ, I मान लेता हूँ, इसमें भी मैं क्या मान लेता हूँ, I मान लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए V बराबर आई आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, V बराबर 2IR, ठीक है नहीं। दोनों की रेंज ये दे रखी है, यहाँ पर V1 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये IR की जगह क्या आ सकता है, V, देखिए 2V। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, 2V। अब यहाँ पर एक चीज अपने को देखना है कि साहब जो वोल्टेज है ये इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट क्या लेता है, ये वोल्ट मीटर भी मेजर करता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट वोल्ट मीटर भी लेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो करंट जाएगी वो कम जाएगी और इसमें ज्यादा जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो जो V1 का वोल्टेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। V1 का जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, कम, क्योंकि ये क्या कर रहा है, करंट यूज में ले रहा है। ये क्या आ रहा है साहब, करंट यूज में लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा बेटा, क्योंकि जितनी कम करंट होगी उतना ही उस पर वोल्टेज क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका मतलब V1 क्या आएगा अपने पास में, कम आएगा, बजाय किसके, 2V के। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो फ्लो होने वाली करंट ज्यादा आएगा, इसका मतलब V की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन तो ये आ जाएगा बराबर का, लेकिन आप देखिए कि साहब दोनों रेजिस्टेंस पर वोल्टेज किसका ज्यादा आएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा रिलेशन है, V1 लेस देन 2V। देखिए V1, ये सेकंड वाला ऑप्शन देखिए आप, जो सेकंड वाला ऑप्शन हो यही बोल रहा है अपने को कि V1 कम है, V1 पर वोल्टेज कम है बजाय इसके दुगने से, ठीक है। तो जो राइट आंसर अपने पास में क्या आएगा, B, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, पहले तो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए कि रिलेशन क्या आएगा। तो V1 बराबर 2V अपने पास में आ जाएगा। उसके बाद में ये देखना है कि वोल्टेज किसके सिरों पर ज्यादा आएगा, R की सिरों पर कि 2R की सिरों पर। आपको पता है 2R का इसका क्या है, इसमें फ्लो होने वाली करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम आएगा, तो V1 क्या आएगा, कम, जबकि जो V2 है वो क्या आएगा, सॉरी V जो है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 36 क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, टू लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है, टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेट बाय d डिस्टेंस हैविंग करंट I1 और I2 फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एग्जैक्ट फोर्स, ठीक है, F ऑन ईच अदर, ठीक है। ये दो तार है, इसमें सेम ही करंट फ्लो हो रही है, एक में I1 हो रही है, दूसरे में I2 हो रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है बेटा, ठीक है। और उन पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स आपको बता देता हूँ मैं, क्या आता है, म्यू1 म्यू2 पाई d, ये आता है बेटा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द करंट इन ईच वायर इंक्रीज 2 टाइम्स, इसको क्या कितना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए दोनों को, ठीक है। एंड द डिस्टेंस इज डबल, यहाँ पर d डैश वो कितनी कर दी जाए, 2d कर दी जाए, द न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन, ठीक है। तो वो कितना आएगा, देखिए ऊपर वाले को f डैश मान लीजिए आप, नीचे वाले को f मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, म्यू 2I1 2I2 अपॉन 2 पाई इंटू 2d, नीचे रख दीजिए म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। देखिए बेटा 2 पाई d से 2 पाई d कट गया बेटा, और म्यू0 I1 से ये कट गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2। तो देखिए f डैश बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 4 अपॉन 2f, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2f। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 2f। देखिए बेटा 2f, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बेटा। देखिए मैच कर लीजिए यहाँ पर, बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है ये इसके अंदर जो करंट फ्लो होने वाली होती है एकांक लंबाई के अंदर, वो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आता है, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। इसके अंदर करंट को डबल कर दिया और क्या कर दिया, जो डिस्टेंस है उसको भी क्या कर दिया, डबल कर दिया अपन ने। तो उसके बाद में जो लगने वाला बल आएगा वो क्या आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, यदि सेम ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इनके अंदर अट्रैक्शन का फोर्स लगता है बेटा, अट्रैक्शन का पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 37 क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या बोल रहा है, 30 एन EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कोयल। EMF है वो कितना दे रखा है, 8 वोल्ट दे रखा है EMF, ठीक है।
एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि बेटा जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का कि अपने को कैसे जो क्वेश्चन है वहाँ तक अपने को अप्रोच करनी है क्वेश्चन तक। ठीक है, देखिए ए कोयल व्हेन ए करंट चेंज फ्रॉम 8 एम्पियर टू, देखिए इसमें जो करंट चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा 8 एम्पियर टू 4 एम्पियर। ठीक है, इन 0.5 सेकेंड, जो dt दे रखा हो कितना दे रखा है 0.5 सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपने को पता है E बराबर क्या आता है बेटा, देखिए L di/dt, ये बेटा इनके बीच में रिलेशन आता है, माइनस और आता है साथ में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस्ड अपन काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए सबकी और सोल्व कर लीजिए। E की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट, देखिए L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए di कितना है 8 एम्पियर से कितना जा रहा है 4 एम्पियर बेटा, और टाइम कितना दे रखा है 0.05 सेकेंड। ठीक है, कर लीजिए सोल्व कर लीजिए इसको, देखो कितना आ जाएगा 8 बराबर 8 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, देखिए 4/0.05, यहाँ आ जाएगा डबल। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो उसको, L बराबर क्या आ जाएगा बेटा 8 पंजे 40 अपॉन 400। ठीक है, नीचे आ जाएगा ये 0 से 0 कर जाएगा, 4 से 4 कितना आ जाएगा 1/10, तो 0.1 हेनरी आ जाएगा बेटा आंसर। देखिए 0.1 हेनरी, यस, तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा C 0.1 हेनरी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, माइनस में दे रखा होता तो माइनस आ जाता है, यहाँ पर माइनस मेंशन है नहीं, क्योंकि इंड्यूस्ड के लिए लेंज का नियम होता है, तो उसके हिसाब से अपने पास में क्या आ जाता है 0.1 हेनरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 अपने को देख लेते हैं एक बार। देखिए द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है ओमेगा नॉट वो दे रखी है 6 हर्ट्ज। ठीक है, क्या दे रखी है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो दे रखी है 650 हर्ट्ज टू 550 हर्ट्ज। ठीक है, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, आपको पता है जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, देखिए 1/Q बराबर होता है ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल। ठीक है कि नहीं, अपॉन या 1-2/ओमेगा नॉट, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अपने को देखिए क्या चाहिए, यहाँ पर ओमेगा 1 दे रखा है इन्होंने 650 और ओमेगा 2 दे रखा है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हाफ फ्रीक्वेंसी वो कितनी दे रखी है, ये 2 दे रखी है। ठीक है, तो जो क्वालिटी फैक्टर अपने पास में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए ओमेगा नॉट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए कितना आता है, यहाँ पर ओमेगा नॉट कितना दे रखा है 600। ठीक है कि नहीं, आगे देखिए क्या दे रखा है 650 माइनस 550। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए बराबर 600 अपॉन ये कितना आ जाएगा 100, डबल डिजिट कर जाएगा तो 6, जो क्वालिटी फैक्टर आएगा वहां पर कितना आ जाएगा बेटा 6। देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा 6, डी इज राइट आंसर बेटा। देखिए ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा डी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/Q, जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो आता है बैंड विड्थ, इसको बोलते हैं बेटा बैंड विड्थ, इसको बोलते हैं बेटा बैंड विड्थ। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तो बैंड विड्थ ये आ जाएगा और ओमेगा नॉट इसकी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। ठीक है, नहीं रेजोनेट फ्रीक्वेंसी जिसको अपन बोलते हैं, तो ये आ जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर वैल्यू पुटअप करी और अपन ने क्या आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर देखो इन्होंने 1/6 भी दे रखा है, तो यहाँ पर यदि आपने गड़बड़ कर दी, ये Q बराबर यदि आपने ये कर दिया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट, तो पूरा गलत हो जाएगा बेटा, और आपके जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा, जो कि आंसर नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज मेनली, देखिए जो चमक होती है डायमंड की वो हमेशा ध्यान रखिए TIR की वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यदि बात करें अपन ऑप्टिक फाइबर जो चमकता है वो भी किसकी वजह से चमकता है बेटा, इसी की वजह से चमकता है, TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, तो राइट आंसर आएगा ए, मैच कर लीजिए आंसर, देखिए ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40, 2 slits in young double slit experiment are 1 mm apart। ठीक है कि नहीं, देखिए ये 2 स्लिट है यंग की। ठीक है कि नहीं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 mm है। ठीक है, अपार्ट, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड एंड, और जो स्क्रीन रखी हुई है ये देखिए बेटा, ये स्क्रीन जो रखी है वो कितनी दूरी पे रखी हुई है 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है। यहाँ पर यदि अपन सोर्स रखते हैं तो यहाँ से लाइट जाती है और क्या आता है ये
ऐसे होता है वाई डी ऐसी प्लेस, ठीक है कि नहीं। तो क्या जाएगा, ये दे रखी है। तो इन्होंने क्या दे रखी है इस प्लेस बने में, फ्रिंज सेपरेशन इनको बताना अपने को, फ्रिंज जो विड्थ होती है वो अपने को बताना है विद वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा दे रखा है वो कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अपने को पता है जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होती है, बीटा बराबर लैम्बडा डी अपॉन डी होती है बेटा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा डी, ये क्या जाएगा स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना दे रखा है बेटा अपने को 1 mm, स्मॉल डी अपने को दे रखा है 1 mm दे रखा है। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बीटा बराबर क्या आ जाएगा लैम्बडा 5000 गुना 10 की घात -10, मीटर में चेंज कर लीजिए बेटा, डी कितना 1 मीटर, ये mm में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या जाएगा 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। काट दीजिए जो कट पिट रहा है इसको, देखिए कितना आ जाएगा 10 की घात -7, 3 ही हटा दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की घात -4 भी आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। तो बीटा देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीटा बराबर आ जाएगा 5 गुना 10 की घात -4, ठीक है। आंसर जो दे रखा है आपको mm में दे रखा है, तो mm में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें 10 की घात 3 का भाग लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए बीटा बराबर 0.5 mm, क्योंकि 10 की घात -3 को तो क्या लिख सकते हैं अपन mm, बचा क्या 10 की घात -1, वो नीचे आ जाएगा और कितना आ जाएगा 0.5 mm, ठीक है। तो देखिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने पास में 0.5 mm, राइट आंसर इज ए, ठीक है। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा 41 क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है अपने को, 2 कोहेरेंट सोर्स है उज इंटेंसिटी जो दे रखी है, इंटेंसिटी देखिए क्या दे रखी है इनकी, इंटेंसिटी का जो रेशियो दे रखा है वो I1/I2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 9:1 का रेशियो दे रखा है। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज ये बना रही है द रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज सिस्टम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का आपको रेशियो निकालना है। तो यदि 2019 के पेपर की यदि अपन बात करें तो वहां पर अपन ने बताया भी था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो यदि आपको निकालना है, तो यदि एम्पलीट्यूड दे रखा है तो क्या करना हो, और यदि अपने को क्या दे रखा हो इंटेंसिटी यदि दे रखी है, तो अपने को इंटेंसिटी दे रखी है तो देखिए इसका फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा I max अपॉन I मिनिमम, जो होता है वो क्या आता है बेटा √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये आता है। तो I max अपॉन I मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, I मिनिमम जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, देखिए बेटा 9 का रूट अपॉन 1 का रूट अपॉन 9 का रूट माइनस 1 का, ठीक है नहीं, का स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा 3 + 1 अपॉन 2 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस आएगा बेटा यहाँ पर 3 - 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 4/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4/1। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बेटा 4/1। देखिए आंसर नंबर सी जो राइट आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है सी। देखिए चेक कर लीजिए आंसर ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, यदि एम्पलीट्यूड का दे रखा होता हो तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था बेटा, यदि आप पेपर ध्यान से देख रहे हो तो A1 + A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर वहाँ पर होता है यदि एम्पलीट्यूड दिया हुआ हो तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन साउंड वेव। साउंड वेव के द्वारा कौन सा फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं होता, तो इसमें ध्यान रखना बेटा पोलराइजेशन, क्योंकि इसमें क्रिस्टल काम में लेते हैं अपन, क्रिस्टल काम में लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का कोई पता नहीं लगता अपने को साउंड वेव के द्वारा, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा था, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑफ ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए ये दे रखी है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। आपको पता है बेटा जो रेडियस होती है हाइड्रोजन के लिए वो क्या होती है बेटा 0.528 × n² अपॉन z, ये होता है बेटा। तो किसके लिए पूछा है इन्होंने, सेकंड बोर के लिए। तो सेकंड बोर के लिए कितना आ जाएगा बेटा 4, तो 0.528 n² कितना है 2 के लिए, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 32 3 8 11 1 20 और 21। देखिए बेटा 3 कितना आ जाएगा बेटा एंगस्ट्रॉम के अंदर ये आती है। तो देखिए जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2.112 फर्स्ट। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ये मैच कर लीजिए, ए इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन है सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम दे रखी है। Which of these particles has the smallest de Broglie wavelength?
स्मॉलेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको बता देता हूं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो क्या होती है h/√2m/e/k, ठीक है कि नहीं बेटा, ये होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, सॉरी के ही होगी केवल, यहाँ पर ई नहीं आएगा, एम के ये आती है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है यहाँ पर। तो देखिए जो लैम्ब्डा आ रहा है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है बेटा, 1/√m के आ रहा है। तो जिसका m ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में सबसे कम सबसे अधिक जो मास है वो किसका है बेटा, अल्फा पार्टिकल का। कितना होता है, 4 ATM AMU होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो सबसे कम जो वेवलेंथ आएगी वो किसकी आएगी बेटा, अल्फा पार्टिकल की। देखिए सबसे ज्यादा की बात करें तो किसकी आएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की आएगी। तो सबसे कम आएगी अल्फा पार्टिकल की, उसके बाद में प्रोटॉन की, और सबसे लास्ट सबसे ज्यादा जो आएगी वो किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की आएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए बेटा, इफ द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन बिलोंग्स। देखिए विजिबल रीजन में कौन सी आती है, अभी आप खुद को ही पता लग जाएगा आपको। देखिए बेटा फर्स्ट की यदि अपन बात करें तो देखिए फर्स्ट लाइमन सीरीज, देखिए सेकंड लाइमन, उसके बाद में क्या आती है, बामर, उसके बाद में क्या आती है, लाइमन बामर पाश्चन। देखिए ये लाइमन हो गई, दूसरी बामर हो गई, बाद में क्या हो गई, लाइमन बामर पाश्चन। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा जो लाइमन आती है वो हमेशा ध्यान रखना यूवी अल्ट्रा वायलेट के अंदर आती है बेटा, अवरक्त अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आती है। बामर जो आती है वो विजिबल के अंदर आती है, बामर विजिबल के अंदर आती है। पाश्चन इंफ्रारेड के अंदर आती है। बाकी सारी की सारी किस में आती है, इंफ्रारेड में आती है बेटा। तो देखिए यहाँ पर विजिबल क्या पूछा है, विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन किसके लिए आ रहा है, बामर के लिए। तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बामर, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पर ए इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है, देखिए इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होती है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो प्रभाव पड़ता हो, हमेशा ध्यान रखना। फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होती है, यहाँ पे दो कंसेप्ट बता देता हूँ छोटे छोटे। फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होती है वो फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन पर, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है बेटा। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो सर्किट ज़्यादा, करंट ज़्यादा होगी। और जो नंबर ऑफ फोटॉन होते हैं वो बेटा इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, लाइट की पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं लाइट की पे, ठीक है कि नहीं। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पे कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब किस पे डिपेंड नहीं करते हैं बेटा, ये एनर्जी पे डिपेंड नहीं करते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बेटा, नहीं, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नहीं, ठीक है। अगला देखिए डिक्रीज विद इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, नहीं, फ्रीक्वेंसी तो आएगी ही नहीं बेटा इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे और एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस बेटा। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से और इंटेंसिटी पे क्या होती है, डिपेंड होती है। देखिए राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, सी। चेक कर लीजिए यहाँ पे, सी डिपेंड बोथ ऑन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, नहीं, दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। ये पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 47 क्वेश्चन की तरफ आ जाइए बेटा। 47 क्वेश्चन की तरफ देखिए, इफ P1, P2 एंड P3 आर द पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर दे रखी है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास होता है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, इसके लिए इसकी पेनिट्रेशन पावर जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, सबसे कम आएगी, ठीक है। अपन बात करें गामा रेडिएशन की, तो इसका मास होता है वो क्या होता है बेटा, लोएस्ट होता है। जो मास होता है वो लोवेस्ट होता है, और मास यदि लोवेस्ट होगा तो इसके लिए जो पेनिट्रेशन पावर होगी बेटा वो क्या होगी, पेनिट्रेशन पावर होगी वो क्या होगी बेटा, हाई होगी। वो कितनी होगी, हाई। और हाई होगी तो क्या होगा, इनमें देखिए बीटा की क्या होती है, मॉडरेट होती है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, इसका P1 दे रखा है, इसका P3 दे रखा है, इसका P2 दे रखा है। तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, P3 की आएगी। उसके बाद में किसकी आएगी बेटा, पेनिट्रेशन पावर P2 की आएगी, और उसके बाद में P1 की आएगी। सबसे कम जो पेनिट्रेशन पावर आएगी वो P1 की आएगी। देखिए बेटा,
तो चेक कर लीजिए यहाँ पर, देखिए ये ऑप्शन के सामने ही लिखा है अपन ने P1, P2 और P3, तो सबसे ज़्यादा इसकी आती है, उसके बाद में ये, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, बी। ठीक है, चेक कर लीजिए यहाँ पर। आगे बात समझ में, देखिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 48 क्वेश्चन है वो अपने को क्या बोल रहा है, देखिए बेटा, कंसिडर द रिएक्शन, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, एंड ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक्स, व्हाट इज द एक्स डिनोटेड। ठीक है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। देखो बीटा डी के अपन एक नाम सुनते हैं, तो बीटा डी के अंदर एक बीटा पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है बीटा नेगेटिव। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो ये होता है बीटा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रॉन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और साथ में क्या निकलता है बेटा, एक एंटी पार्टिकल निकलता है बेटा। साथ में क्या निकलता है, एक एंटी पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं अपन एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। जबकि यहाँ पर बात करें तो बीटा पॉजिटिव के अंदर जो प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और साथ में एक बीटा पॉजिटिव निकलता है, जबकि यहाँ पर बीटा नेगेटिव निकलता है बेटा, यहाँ पर बीटा नेगेटिव निकलता है। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, वो एंटी पार्टिकल, वो उसका नाम क्या है, न्यूट्रिनो। तो देख लीजिए जो प्रोसेस है, अपने से क्या पूछा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। देखिए मैच कर लीजिए यहाँ पर, एंटी न्यूट्रिनो सी। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है आप लोगों को, इन एंटी मनी, आपको पता है एंटी मनी जो आता है वो कौन से ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में आता है। क्या आता है, नाना पार्टिकल एज सब। तो ये एंटी मनी आती है, ये किस में, कौन से ग्रुप में आता है, ये 15th ग्रुप में आता है बेटा। ठीक है, अगर एडेड इन जर्मेनियम, जर्मेनियम जो आता है वो 14th ग्रुप में आता है। ठीक है, तो जो मेजोरिटी होगा, देखिए यदि 15th ग्रुप यदि 14th ग्रुप में ऐड किया जाता है तो ध्यान रखना इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, जबकि होल जो रहते हैं वो नेग्लिजिबल रहते हैं। ठीक है कि नहीं, तो जो मेजर करंट कैरियर होंगे उसमें वो क्या आएंगे साहब, मेजर जो करंट कैरियर आएंगे वो क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए साहब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए यहाँ पर, ये यदि 13th ग्रुप की यदि अपन इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो 13th ग्रुप की, तो ध्यान रखना 13th ग्रुप की जब अपन ऐड करते हैं तो उसके अंदर होल जो होते हैं वो मेजर कैरियर होते हैं बेटा करंट के, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अपने पास में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर अपने पास में है द करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर। देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर दे रखा है वो कैसे दे रखा है बेटा, कॉमन इमीटर दे रखा है। इसका मतलब एक इसका इनपुट भी रहेगा, एक इसका इनपुट भी रहेगा बेटा, और दूसरा इसका आउटपुट भी रहेगा। ठीक है, इनपुट जो आएगा उसको आई लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, आई। इसमें बेटा आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कलेक्टर होता है वो हमेशा एक आउटपुट में होता है। तो बच क्या गया बेटा अपने पास में, बेस बच गया बेटा, आई बी। ये अपने पास में सर्किट आता है बेटा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसका मतलब जो बीटा दे रखा है उसमें कितना दे रखा है, 94। इफ द इमीटर करंट कितनी, इमीटर करंट दे रखी है इन्होंने 9.5 मिली एम्पियर, देन द बेस करंट इन्होंने पूछी है। ठीक है नहीं, तो अपने को पता होता है जो यहाँ पर बीटा आता है वो क्या होता है, ई आउट अपॉन ई इन। ठीक है, ई आउट क्या है बेटा, आई ई, और ई इन क्या है बेटा, आई बी। देख लीजिए यहाँ पर बीटा कितना दे रखा है, 94, आई इन्होंने दे रखा है 95 पॉइंट ये। ठीक है कि नहीं, और बेस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या आ जाएगा, आई बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई बी 9.5 अपॉन 94, पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 0। कितना लग जाएगा, 0। यहाँ पर कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार, फिर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक है कि नहीं, आप करते रहिए इसको। तो 0. ये मिली एम्पियर के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट दे रखी है किस में दे रखी है बेटा, मिली एम्पियर में दे रखी है। तो 0.1 मिली एम्पियर आएगा बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, आपके 0.1 मिली एम्पियर। चेक कर लीजिए RHS की दी हुई इससे, देखिए ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने 50 क्वेश्चन। 2021 का जो पेपर था वो अपन ने सोल्व कर लिया पूरा कंप्लीट। देखिए कंप्लीट अपन ने सोल्व कर लिया, यहाँ पर सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर लिए, सारे कंसेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिए। अब 51 से जो क्वेश्चन बनेंगे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो कि दिनेश सर जो है वो सोल्व करवा ही रहे। तो हमने पूरा प्रयास किया आपको पिछले जो 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो अपन ने सोल्व कर लिए। यहाँ पर 16 से लेकर 21 तक 20 का पेपर 2020 का पेपर था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, इस वजह से
वो पेपर अपन ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। बाकी 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर अपन ने सोल्व कर लिए। यदि आपने ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे 5 साल के, तो आपको पता लग गया होगा कि कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, और आपके जो कंसेप्ट हैं लगभग वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो आपको जो कंसेप्ट है वो सारे समझ में आए होंगे, जो क्वेश्चंस है वो सारे समझ में आए होंगे। आपने नोटबुक में एंट्री भी कर ली होगी, सारे कंसेप्ट आपने लिखे होंगे, तो जाते टाइम एग्जाम के अंदर आप देख के जाइएगा उनको। तो अपन जो यहाँ पर अपन बात करें यदि RHS एंट्रेंस के पेपर की, तो 30 सितंबर को जो पेपर है वो फार्मेसी का है, साथ में फिजियोथेरेपी का है, और जो PG जो नर्सिंग होता है उनका एग्जाम है। जबकि बात करें अपन 1 अक्टूबर की, तो उसमें ओनली और ओनली एक ही पेपर होगा, पैरामेडिकल वालों का होगा। तो जो पैरामेडिकल परिवार है उनकी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और अब दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपका जो पेपर जाए वो बेस्ट में बेस्ट जाए और आप सेलेक्ट होके लौटो बेटा। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर बेटा।